नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोवरीन गोल्ड बॉन्ड के और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। थोड़े टाइम पहले मैंने सोवरीन गोल्ड बॉन्ड पे एक वीडियो बनाई थी, अनवीलिंग द रियलिटी ऑफ सोवरीन गोल्ड बॉन्ड। तो उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा था वो बहुत सारे लोगों ने समझी, बट उस वीडियो में मैंने ऑल्टरनेटिव्स एग्जैक्टली नहीं बताए थे कि क्या हो सकते हैं सोवरीन गोल्ड बॉन्ड के। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ लोग जो समझदार होते हैं, जो थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग करते हैं, उन लोगों ने उस चीज़ को समझा और मेरी एक आगे वीडियो आई थी आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मैंने समझाया था गोल्ड के पर्सपेक्टिव को। तो लोगों ने उस चीज़ को समझ के, और कुछ लोगों के थैंक यू मेरे पास ऑलरेडी आ गए कि अच्छा आपने इसका इस वाले में कनेक्ट करके ऐसे बता दिया। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना दिमाग लगा के उस चीज़ को समझा और सॉल्यूशन तक पहुंच गए। बट कुछ लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे और मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए आज मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि सोवरीन गोल्ड बॉन्ड के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे ना तो मैं ईटीएफ की बात करूँगा, ना ही डिजिटल गोल्ड की बात करूँगा। वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। ना मैं इस वाली वीडियो में सोवरीन गोल्ड बॉन्ड के स्पेसिफिकेशन बताऊँगा। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके बता दूंगा कि सोवरीन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, ताकि जो नया ऑडियंस है वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए। बाकी पुराने वीडियो का लिंक मैं इधर ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो समझिए वर्ड सोवरीन गोल्ड बॉन्ड। सोवरीन यानी किसी भी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। गोल्ड बॉन्ड, बॉन्ड यानी कि एक कागज जो कि गारंटी दे रहा है कि ये वाली चीज एग्जिस्ट करती है। तो अब किसी भी देश की सेंट्रल बैंक, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया लेते हैं, इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पेपर इशू करती है जिसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जो आरबीआई के गवर्नर नोट पे साइन करते हैं, या फिर जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उन पे भी ये सरकार की गारंटी होती है। सेम इसी तरीके से सोवरीन गोल्ड बॉन्ड होता है। कोई फिजिकल गोल्ड रखा नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जो कि आप उससे खरीद या बेच सकते हो, वो केवल एक फॉर्म ऑफ पेपर है। और सोवरीन गोल्ड बॉन्ड की हमें नीड किस लिए है या किस लिए नहीं होती है? तो जब हमारे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं उस टाइम पे सोवरीन गोल्ड बॉन्ड काम आता है, जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट। यहाँ पे जब क्राइसिस आता है तो केवल एक गोल्ड है जिससे हम उसे हेज कर सकते हैं अच्छे से। गोल्ड का अपने आप में ही हिस्टोरिकली एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुगल शासन था इंडिया में, तब 1 ग्राम गोल्ड से जितना सामान आप तब खरीद सकते थे उतना ही सामान आप आज भी 1 ग्राम गोल्ड से खरीद सकते हो। करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, बट गोल्ड की जो इनहेरेंट वैल्यू है उसकी लिमिटेड सप्लाई की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाती, उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो सपोज आप अकबर के टाइम में 1 ग्राम गोल्ड से 10 किलो घी खरीद सकते थे, तो आज भी आप 1 ग्राम गोल्ड से 10 किलो घी खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हम गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि गोल्ड की अपने आप की वैल्यू है। और गोल्ड को स्टोर करना भी आसान है। हिस्टोरिकली हम लोग जब सोने की चिड़िया हुआ करते थे तब इंडिया में बहुत सारा गोल्ड था। उसके बाद अंग्रेज गोल्ड को ले गए, तमाम बड़े बड़े जहाज़ों में भर के ले गए, लूट के ले गए हमें। उसके बाद भी आज भी हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड है। और हमारी गवर्नमेंट और पूरे दुनिया की ही गवर्नमेंट को अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि गोल्ड कितना नेसेसरी होता है। अभी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें यूएस ने रशिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जिसमें डॉलर मेजॉरिटी अमाउंट में होते हैं किसी भी देश की ट्रेजरी में, तो उन्होंने वो वाले जो डॉलर थे उसे बैन कर दिया उनकी इकोनॉमी पे शिकंजा कसने के लिए। तो अब धीरे धीरे सभी सरकारों को ये समझ में आ रहा है कि गोल्ड की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जो ग्लोबलाइजेशन 1991 में इंडिया में आया और उससे पहले बाकी दुनिया में फैला, वो ग्लोबलाइजेशन अब जिंगोइज्म की फॉर्म में आके धीरे धीरे दुनिया इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रही है। जिंगोइज्म मतलब कि आपके देश में बहुत सारी कंपनीज हैं, विदेश की भी हैं और आपके खुद के देश की भी हैं,
बट आप अपने देश का यानी स्वदेशी कंपनी से ही सामान खरीद रहे हैं और इस चीज़ का आपके पास कोई प्रेशर नहीं है। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा साउथ कोरिया में फॉलो होती है, जापान में भी एक हद तक ये चीज़ फॉलो होती है। तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन से धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाके अब इंडिविजुअल कंट्रीज अपने भले के हिसाब से सोच रही हैं। जो पहले ग्रुप्स बनते थे, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 ग्रुप्स थे, इस तरह से वो वाले ग्रुप्स अब खत्म होते जा रहे हैं। तो इस वजह से हर एक कंपनी को अपनी पोजीशन को हेज करके चलना पड़ेगा और हेज करने के लिए हिस्टोरिकली सबसे अच्छा टूल रहा है गोल्ड। तो अब गोल्ड में जो हम लोग नॉर्मल ज्वेलरी बनवाते हैं उसमें तो मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। नॉर्मल अगर आप सोचो कि आपको एक गोल्ड का बिस्किट लेना है या ब्रिक लेना है, उसमें भी मैंने देखा है कि 10% से कम तो मेकिंग चार्जेस आ ही नहीं रहे हैं। तो 10% अगर आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख तो आपका मेकिंग चार्जेस में ही चला गया। तो जो गोल्ड की आपको वैल्यू रिसीव हुई वो 9 लाख का गोल्ड रिसीव हुआ आपको। अब अगर 9 लाख का गोल्ड आपको रिसीव हुआ, उसकी वैल्यू 10% भी बढ़ गई तो भी वो 9,90,000 हुआ ना। अगर वो 11.11% बढ़ी तब जाके आपको जो आपने गोल्ड खरीदा है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रिसीव हो पाएगी। ये समस्या है फिजिकल गोल्ड के साथ। और उसके अलावा जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि डिजिटल गोल्ड हुआ, तो डिजिटल गोल्ड में जो कंपनीज हैं वो कह तो रही हैं कि उन्होंने इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड आपके नाम से खरीद लिया है, बट वो कंपनी आपको वैसे गारंटी के फॉर्म में ही दे रही है, आपको लाके वो गोल्ड नहीं दे रही है। अगर कंपनी कभी बैंकरप्ट हुई या और किसी केस में तो वो उनके एसेट्स में आएगा, आपके पास कुछ नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की इंपॉर्टेंस हेजिंग के टर्म्स में कम इसलिए है क्योंकि वो सरकार की गारंटी का एक कागज है, उसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इस वजह से गोल्ड लेना तो आपको फिजिकल फॉर्म में ही है। ये ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये डेवलप्ड मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे इंडिया में अभी मार्केट्स उतने डेवलप्ड नहीं हैं, तो इस वजह से इसमें बहुत सारी अलग अलग गड़बड़ हो सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब पहले फॉर्म की बात करते हैं, गोल्ड। जनरली हम लोगों की फैमिलीज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गोल्ड या तो इनहेरिटेंस में मिला होता है या किसी और फॉर्म में उनके पास गोल्ड होता है, बट उनका उस डिज़ाइन से मन भर गया है, या फिर उन्हें कुछ और उस तरह का चाहिए जो कि वो वाली फॉर्म ऑफ गोल्ड जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, या फिर उन्हें ज़रूरत है पैसों की तो वो अपने गोल्ड को गिरवी रखते हैं या फिर कुछ और करते हैं। तो आप लोग डायरेक्टली अपने फैमिली कनेक्शंस का यूज़ करके सेकेंड हैंड गोल्ड को परचेस कर सकते हैं। तो सेकेंड हैंड गोल्ड को परचेस करने का फ़ायदा कैसे होगा? अब जैसे सपोज आपको 5 लाख का गोल्ड परचेस करना है, तो आपकी फैमिली में कोई और मेंबर होगा, आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में होगा, वो कुछ सेल कर रहे हैं। अब उनका सेल करने के 2 मोटिव हो सकते हैं। या तो उन्हें वो डिज़ाइन पसंद नहीं है, तो जैसा मैंने आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था कि सास की दी हुई ज्वेलरी तो सबको पसंद आती है बट सास किसी को पसंद नहीं आती, तो वो जाएंगी शॉपकीपर के पास कि भैया इसे इस वाली डिज़ाइन में चेंज कर दो। मैडम ये पहले 5 तोले का था, इसमें मेकिंग चार्जेस इतने आपको देने पड़ेंगे। सपोज 5 लाख का गोल्ड है तो 20% मेकिंग चार्जेस, आपको 1 लाख मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अब वो कहेंगे नहीं भैया आप एक काम करो, इसी में से काट लेना। तो इसी में से काट लेना, तो उसमें उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब जो उन्हें नई ज्वेलरी मिली वो 3 तोले की रह गई, 3 तोले की ज्वेलरी रह गई, वो तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। ये चीज़ लोग नहीं समझते। अब जैसे पुराने टाइम में जो गोल्ड आता था उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। जैसे ज्वेलरीज होती हैं पुराने टाइम में जो आजकल नहीं चलती हैं, जैसे करदनी होती है, हाथ के कंगन होते हैं, कंगन तो चलो अभी चलते हैं, और अलग अलग तरह की इधर पहनने की ज्वेलरी होती है, गले के अलग अलग तरह के हार होते हैं, पूरा सेट होता है। तो आजकल उसकी प्योरिटी चेक करना, किसी भी आप ज्वेलर पे जाएंगे तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो आपको उस गोल्ड की प्योरिटी बता देंगे, और जितने पैसे आपको वो दुकान वाला दे रहा है उससे ज़्यादा में ही आपका एक्सचेंज हो जाएगा। अब सपोज कोई 5 तोले की ज्वेलरी है, उसका आपने एक सर्टेन अमाउंट अपने रिलेटिव को दे दिया, तो उससे एज अ बार्टर आपको इस वाले सिस्टम को यूज़ करना है। आपको अपने पूरे रिश्तेदारी में बता देना है कि ऐसे ऐसे अगर किसी को
सेकंड हैंड गोल्ड देना हो तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपको वो ज्वेलरी पर्पस के लिए पहनने के लिए तो चाहिए नहीं, आपको तो वो एज अ इन्वेस्टमेंट चाहिए। और एज अ इन्वेस्टमेंट इस तरह से खरीदने में कोई समस्या नहीं होती। और इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप कोई चीज़ लेते हो या देते हो तो उससे प्लैनेट्स की एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे अगर आप किसी को कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट कर रहे हैं तो आप राहु की एनर्जीज उसे गिफ्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड आप गिफ्टिंग के पर्पस में, लेने देने के पर्पस में भी कर सकते हैं, और वो आप पैसे दे के ले रहे हैं तो उसका सेकंड हैंड होने का भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना है। दूसरा तरीका जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है कि जो लोग गोल्ड का काम कर रहे हैं, जो कंपनीज गोल्ड में डील करती हैं, उन कंपनीज के आप शेयर ले सकते हैं। कौन कौन सी वो कंपनीज हैं? जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हो गए, जहां पे गोल्ड की रिफाइनिंग होती है। वलकाम्बी एक जगह है, उसके ओनर इंडियन है, जहां पे दुनिया का सबसे अच्छा गोल्ड पाया जाता है और जहां पे उसकी लार्ज स्केल पे रिफाइनिंग होती है। उनका एक ज्वेलरी आउटलेट भी है शुभ ज्वेलर्स के नाम से। पता नहीं वो लिस्टेड है या नहीं, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट वही वलकाम्बी में जो सोना रिफाइन होके आ रहा है उसके अलग अलग आउटलेट्स हैं सदर्न इंडिया में। इस तरह की जो कंपनीज जो इन सब चीज़ों में डील करती हैं, इसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी सोने में केवल ऐसा नहीं होता कि सोना आपने लिया और केवल वो ज्वेलरी की फॉर्म में है। सोना जब माइन से निकाला जाता है तब उस काम में लगी हुई कंपनीज, जब उसे प्रोसेस करते हैं तब उस काम में लगी हुई, उसके बाद फिर जब उसे हम ढाल के किसी ज्वेलरी का शेप देते हैं उस काम में लगी हुई कंपनीज, और फाइनली जो रिटेल आउटलेट पे उसे बेच रही हैं वो वाली कंपनीज। उन सारी तरह की कंपनीज में आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखना बहुत जरूरी है, जो कि आप मेरा स्टॉक मार्केट वाला कोर्स चल रहा है उसकी वीडियोस देख के समझ सकते हैं। तो आप इस तरह की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है कि इनमें से बहुत सारी कंपनीज आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हैं। तो डिविडेंड अगर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो वो आपके लिए एज अ रेकरिंग इनकम आती है, और आपका जो शेयर है उसकी कीमत तो बढ़ ही रही है। क्योंकि इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे आप गली में चले जाओ, छोटे कस्बों में चले जाओ, तो वहाँ पे ज्वेलरी का सेक्टर और गोल्ड का सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इंडिया में जो सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है और धीरे धीरे लोग हॉलमार्क की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ की नीड समझ में आएगी कि हॉलमार्क की ज्वेलरी की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि टीयर 1 वालों को समझ में आती है। तो अब लोग जब धीरे धीरे हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पे शिफ्ट होंगे तो जो हॉलमार्क वाले ज्वेलर्स हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस पे बहुत सारी कंपनीज ने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं। उन रिपोर्ट्स को आप जाके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे केवल जो मैंने समझा है, देखा है, ऑब्जर्वेशन है, उसका क्रक्स आपको दे रहा हूँ। आपको इस पे और फर्दर स्टडी करनी है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको गोल्ड को अप्रोच करना है। या तो आप सेकंड हैंड फिजिकल फॉर्म में खरीद सकते हैं, या फिर आप उन कंपनीज के शेयर ले सकते हैं जो गोल्ड के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो बताइए ये पर्सपेक्टिव आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। और लास्टली इससे एक छोटा सा बिजनेस आइडिया भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड को गिरवी रख के लोन देने का। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं ठीक ठाक तो आप लोगों को लोन दे सकते हो। उतना जितना आप लोन दे रहे हो उस अमाउंट का गोल्ड उनसे गिरवी रख सकते हो और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। बट इस चीज़ को एक्चुअलिटी बनाने में समस्या केवल इतनी ही आती है कि आपको रिकवरी पे और अपनी पोजीशनिंग पे ध्यान रखना है। सपोज अगर कोई बहुत ज़्यादा दबंग इंसान है और आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के दी थी कि इतने टाइम के बाद अगर लोन तुम रीपे नहीं कर पाए या फिर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जो गोल्ड है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो फिर वो वाला गोल्ड आपका हो जाएगा, यानी कि आप उसे सेल करने की अथॉरिटी रखते हो। तो इस केस में थोड़ा बहुत क्लैशेस होने के चांस है, बट इस तरह का अगर आप प्रॉपर पेपर वर्क के साथ बिजनेस करो तो ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी है जिससे आप रेकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हो और आपके पास गोल्ड भी आता रहेगा इस ट्रांजैक्शन के दौरान। तो इस चीज़ को भी आप सोच सकते हो। मैंने केवल आइडिया आपको एक दिया है, इस पर दिमाग आपको लगाना है, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखने का फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।